हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जुलाई 2016 का सेकंड पेपर हिस्ट्री का देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण काल में कालीन स्थल नहीं है। तो वो अरिकमेडु होगा। बाकी सारे नवपाषाण कालीन स्थल है जैसे कि ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू और पिपलीहाल। बस अरिकमेडु ही नहीं है। इसमें जोड़ियां सम्मिलित करनी है। तो देखते हैं कि मोहनजोदड़ो जो राखालदास बैनर्जी ने इसको ढूंढा था, तो इस यहाँ पे हमें एक बड़ा नगर मिला है। फिर लोथल जो है वो अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे है। वो ईंटों से बनी गोदी यहाँ पे मिली है हमको। फिर कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। 1961 में थापर और लाल ने इसकी खोज की थी। तो यहाँ पे हमें नगर दुर्ग और निचली बस्ती मिली है। और सूतकाजीन दौर में जो है वो नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती मिली है। तो इसका आंसर सेकंड होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पहली है जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नगद देने का सुझाव देती है। तो अर्थशास्त्र में उसमें 4000 श्लोक पाए जाते हैं। सामान्य रूप से किसके सिक्कों के पृष्ठभाग पर अंकित चिन्ह अग्रभाग पर दिए राजा के नाम से मेल खाते हैं। तो पांचाल जो मत्स्य की राजधानी है, उसके सिक्कों पर ये देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है। तो टोल्कापियम संबंधित है। तो ये सूत्र शैली में लिखे हुए हैं और 3 भागों में इसका विवरण हमको मिलता है। अशोक के रुमिंदे स्तंभ अभिलेख के संदर्भ में कौन सा सही है। तो ग्राम्य से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में। तो वो कर 1/8 भाग कर था। तो यही इसके बारे में सत्य है। खारवेल के हांती गुफा अभिलेख में निम्न में से किन का उल्लेख है। तो जो शक है उसका नहीं है, बस बाकी सब लोग है कि सातकर्णी है, बृहस्पतिमित है और रठीक भी है। निम्न में से कौन मुद्रा से संबंधित है। तो द्रम जो है वो मुद्रा से संबंधित है। निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है। अभी ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये हमें पता होना चाहिए। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये छत्तीसगढ़ में है। इसकी खोज 1832 में कनिंघम ने की थी और ये 7th सेंचुरी का मंदिर है और विष्णु को समर्पित ये है। तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो ईंटों से निर्मित है। निम्न में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की। तो विग्रहराज ने की है। ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। शैलेंद्र द्वारा निर्मित स्तूप किस जगह पर है। वो बोरोबुद्दूर पर स्थित है। ये जावा में स्थित है और वहाँ पे बुद्ध स्तूप सबसे ऊंचा बुद्ध स्तूप पाया जाता है और 9 चबूतरे यहाँ पे मिल जाते हैं। तो शैलेंद्र द्वारा निर्मित स्तूप ये बोरोबुद्दूर में है। निम्न में से किसे परम सौगत की उपाधि प्राप्त थी। तो ये भी काफी बार कई एग्जाम्स में जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर इन जैसे जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स है, इसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि परम सौगत उपाधि किसको मिली थी। तो प्राप्त थी राज्यवर्धन को। निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन पल्लव काल की विशेषता है। सोमस्कंद ये पल्लव काल की विशेषता है। समुद्रगुप्त के संबंध में कौन से सही है। तो ये तीसरा छोड़कर बाकी सारे सही हैं कि वह एक विजेता है, कवि और संगीतकार था समुद्रगुप्त। उसे लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था और इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में उसके अश्वमेघ का उल्लेख नहीं है। ये सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक, और ये तो काफी रिपीट हो चुका है। बिल्हन का है विक्रमांक देवचरित्र, बाण का है हर्षचरित, सोमेश्वर तीसरा का है अभिलषितार्थ चिंतामणि और विज्ञानेश्वर का है मिताक्षरा। तो ये काफी बार रिपीट हो चुके हैं। अभी हर्षचरित जो है एमपीएससी में भी आया था क्वेश्चन 2024 में, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चोल काल के उत्तर मेरु सभा के निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो पढ़ लेते हैं। ग्राम 30 अब उपखंड वार्ड में बटा हुआ था। ये सही है कि 30 उपखंड थे उसके। प्रत्येक उपखंड से 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे। ये गलत है। सिर्फ एक ही प्रतिनिधि को प्रत्येक उपखंड से चुना जाता था। बाकी उम्मीदवारों की उम्र
35 से लेकर 70 वर्ष के बीच होती थी, ये सही है। उनके पास कुछ शैक्षणिक योग्यता और अचल संपत्ति का होना अनिवार्य था, ये सब सही है। बस ये सेकंड वाले में जो है 2 प्रतिनिधि नहीं थे, वो एक ही चुने जाते थे। अब इसमें अभिकथन है कि क्रिस्तीय ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों में भारत का रोमन साम्राज्य के साथ समुद्री व्यापार होता था और अरिकमेडु की खुदाई से बड़े पैमाने पर रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अब इसमें ये जो सेकंड वाला है ना, वो गलत है, तो सिर्फ ए ही सही है और आर गलत है। अब कौन से पूर्वी भाग में स्थित है, अब ये ज्योग्राफिकल क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था। तो सूर्य मंदिर जो कोणार्क है वो, और जगन्नाथपुरी मंदिर वो सिर्फ पूर्वी भाग में है। सूर्य मंदिर कोणार्क जो है वो गंगराजा नरसिंह राव के कार्य में बना था, और जगन्नाथपुरी जो है वो बलराम सुभद्रा इनकी मूर्ति यहाँ पे मिल जाती है। तो ये दोनों ही है जो पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है कि चचनामा और बाबरनामा जो है वो क्रमशः किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वो अरबी और तुर्की है। चचनामा ये अरबी है और बाबरनामा ये तुर्की है। अभी अरबी जो चचनामा लिखा हुआ है वो इस्माइल काजी ने लिखा हुआ है, और बाबरनामा तो बाबर तुजो के बाबरी के नाम से ही प्रसिद्ध है, और मुगल संस्थापक था जो बाबर, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो वो है कि अरबी और तुर्की। और खाने खाना ने जो है वो बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया हुआ है, लेकिन वो मूलतः तुर्की में लिखी गई है। निम्नलिखित में से किस सूफी ने लल्लदेद को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया था, तो शेख नूर अल दीन जो है उसने ही लल्लदेद को अपना गुरु स्वीकार किया था। शेख बहाउद्दीन जकरिया ये काफी बार रिपीट हो चुका है। बहाउद्दीन जकरिया सुहरावर्दी सिलसिला से संबंधित है। बहाउद्दीन जकरिया सुहरावर्दी सिलसिला। निम्न में से कौन तुर्कान ए चहलगानी के साथ जुड़ा नहीं था, तो इमामुद्दीन रेहान जो है वो नहीं है। बाकी फिर बहाउद्दीन तुगरील, कुतुब खान और बलबन जो है वो तुर्कान ए चहलगानी से संबंध रखते हैं। मैसूर की कवयित्री जिसने अपनी किताब हदीब दया धर्म पवित्रता और पतिव्रता स्त्रियों का धर्म में महिलाओं को पुरुषों के कमतर समझे जाने का विरोध किया, तो जो सांची होनम्मा है उन्होंने अपने इस किताब में हबीब दया धर्म में ये विरोध किया था। मुगलों के प्रसिद्ध गोलाकार गुंबदों के पूर्वगामी को वास्तुशिल्प की किस शैली के रूप में पहचाना जाता है, तो गोलाकार गुंबदों के पूर्वगामी को बिदर के शैली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि कौन से सुमेलित नहीं है, तो मिफ्ता उल फुतूह जो है वो अमीर खुसरो ने लिखी है, ये हमको याद ही होना चाहिए। मिफ्ताह उल फुतूह अमीर खुसरो। रियासतनामा निजाम उल तुसी ये भी सही है। अब जो गलत है वो बता देती हूँ कि बी और डी गलत है। तो सही किसने लिखा हुआ है, ये तारीख सलातीन अफगाना, ये अहमद यादगार ने लिखा हुआ है। तारीख सलातीन अफगाना अहमद यादगार। और जाफरनामा जो है वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा एक पर्शियन पत्र था जो औरंगजेब को दिया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो जाफरनामा ये है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। अब कुछ कंसेप्ट है और उसका मतलब, तो अमील जो है वो राजस्व संग्राहक हुआ करता था, बक्काल जो है वो व्यापारी हुआ करता था, पाही जो है वो अनावासी खेतीहर, और जो कुलकर्णी है वो ग्रामीण लेखाकार हुआ करते थे। तो इसका ये भी रिपीट हो चुका है। फिर से कुछ कंसेप्ट है कि मलिक तुजार क्या होता था, तो व्यापारियों का मुखिया होता था मलिक तुजार। बिस्वा क्या होता था, जमीन पैमाइश की एक छोटी इकाई होती थी। कुशक होता था एक रईसी किला, और मावा जो होता था वो एक किलेबंद गांव हुआ करता था। इसमें अनुक्रम लगाना था, तो सबसे पहले जो आएगा वो अतर खान का मकबरा आ जाएगा जो कि दिल्ली में है। फिर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है फतेहपुर सिकरी में है। फिर अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, और आसफ खां का मकबरा लाहौर में है। अब ये तो हो गया कालक्रम का क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी अकबर का मकबरा कहाँ है ये पूछ लेंगे, या फिर अतगा खान का मकबरा कहाँ है ये पूछ लेंगे, तो ये जगह भी हमको याद करना जरूरी है। तो क्रम कुछ इस तरह होगा, सी वाला।
फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आतगा खान का मकबरा दिल्ली, फिर चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी, फिर अकबर का मकबरा और फिर आसफ खान का मकबरा। निम्न में से किस ऐतिहासिक स्थल पर इबादत खाना, बिरबल भवन, तानसेन की बारादरी और खाने खाना का आवास स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी में ये स्थित है। अब ये अकबर के काल में है, और जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, ये सब कुछ फतेहपुर सिकरी में ही हमको मिलेगा। तो इबादत खाना, बिरबल भवन, तानसेन की बारादरी और खाने खाना का आवास ये फतेहपुर सिकरी में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये जो है वो सही नहीं है, बाकी सारे सही है। कि अकबर के शासन में दान ने दाम ने धीरे धीरे तांबे के टंके का स्थान ले लिया, ये सही है। दाम को पैसा के नाम से भी जाना जाता था, ये सही है। और आधे दाम को अधेला कहा जाता था, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने यह टिप्पणी की, नूरजहां ने अपनी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में जगह जगह विहार, उद्यान, महल और सराय बनवाई? तो ये नूरजहां के बारे में जो लिखा है वो है एफ पेल्सट। ये याद रखना पड़ेगा कि नूरजहां के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी हमें पेल्सट के द्वारा ही मिलती है। अब तर्क का क्वेश्चन है कि नूरजहां से शादी की वजह से जहांगीर प्रशासन की तरफ से उदासीन हो गया। ये गलत है, ये गलत है completely। और 1611 से 22 के दौरान नूरजहां ने अपना एक अलग दल जुट बना लिया था, और वह काफी ताकतवर हो गई थी। बस आर ही सही है इसमें, ए वाला तो गलत ही है। निम्नलिखित में से किस शहर को जहांगीर ने गर्दाबाद, धूल गर्द वाला शहर, और जहानाबाद, नरकीय शहर बताकर तिरस्कृत किया था? तो उसने अहमदाबाद को ये नाम दिए थे, गर्दाबाद और जहानाबाद। तो जहांगीर ने ये कहा था अहमदाबाद के लिए। मुगल बादशाह अमीरों को कई प्रकार की दंड पताकाएं प्रदान किया करते थे। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस दंड पताका को इस सूची में शामिल किया? तो दंड पताकाएं प्रदान करना, ये माही मिरातब में इसको शामिल कर लिया गया है। अंग्रेजों द्वारा जो रियासतों के साथ कई संधियां हुई, उसमें हमें कालक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले जो हुई वो इलाहाबाद और करा की संधि है, वो 1765 में हुई है। तो सबसे पुरानी यही संधि है। वो शाहजुद्दौला शाह आलम अवध से मुगल को सौंप दिया, ये उसमें हुआ था। फिर सालबाई की जो है वो 17 में 1782 में मराठा अंग्रेजों के बीच हुई थी, और ये प्रथम आंग्ल युद्ध समाप्ति के लिए भी कारण बनी, सालबाई संधि। फिर होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, वो टीपू और अंग्रेज के बीच हुई, उसने आधा राज्य कंपनी को दे दिया था। और फिर हुआ है बसीन वसई की संधि, वो 1802 बाजीराव अंग्रेज के बीच में हुई है, और इसमें सहायक संधि का स्वीकार किया गया था बसेन में। तो क्रम कुछ इस तरीके से होगा, फर्स्ट नंबर वाला। अब इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एक्ट जो है वो 24 जनवरी को हुआ है 1857 में। फिर जो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एक्ट है वो 18 जुलाई को हुआ है, और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो है वो 5 सितंबर को हुआ है। ये सारे 1857 की घटनाएं हैं, बस डेट हमको याद करनी थी इसमें। ये शब्द किसके हैं कि जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञान में जी रहे हैं, मैं हर उस आदमी को विश्वासघाती मानता हूँ जिसने उनकी कीमत पर शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनकी दशा पर तनिक भी ध्यान नहीं देता है। ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई है, 1920। अब इसमें भी एक्ट को क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले आएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस एक्ट 11, फिर आएगा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, फिर द इंडियन प्रेस एक्ट, और आखिरी है कि द इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट। महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस वायसरॉय ने ऑगस्ट ऑफर प्रस्तुत किया? तो ये तो इजी था कि लॉर्ड लिनलिथगो ने ये प्रस्तुत किया है। यूपी, बिहार, रामगढ़ में सेकेंड महायुद्ध में सहभाग इंडियंस लेंगे, ये इस बारे में ये था। तो ऑगस्ट ऑफर लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा बताया गया है। भारत ने किस राष्ट्र से कृषि क्षेत्र में विकास के लिए हरित क्रांति की प्रौद्योगिकी प्राप्त की? तो
यूएसए से ये प्राप्त की है। 1960 में ये पंजाब, हरियाणा, यूपी में हाँ था। और बोरलॉग और स्वामीनाथन के प्रयासों से ये हमने विकसित किया है हरित क्रांति। भूमिपुत्रवाद का सिद्धांत एक क्षेत्रवाद से संदर्भित है। अब इसमें दोनों सही है और व्याख्या भी सही है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की रवानगी को घोषणा की और रंगून के पतन के तुरंत बाद दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेना की हिम्मत पस्त हो गई है। ये सही है, दोनों भी सही, व्याख्या भी सही है। राइट्स ऑफ मैन जो 1791-92 में लिखी गई है वो थॉमस पेन की बुक है। पुनर्जागरण की विशेषता जो है वो चर्च का प्रभुत्व उसने कम किया है, बढ़ाया नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सारे सही है कि साहित्यिक विधा के रूप में धर्मनिरपेक्ष आत्मकथा लेखन का आरंभ इससे हुआ। देसी भाषाओं में धर्म ग्रंथों के अनुवाद ने समाज में धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया तेज की और इसका टिकाऊ पाठ यह था कि ज्ञान की तलाश मनुष्य के लिए है और वह सिर्फ अधिकार नहीं कर्तव्य भी है। ये सारे सही है, बस चर्च का प्रभुत्व जो है वो बढ़ाया नहीं है, कम किया है पुनर्जागरण ने। निम्न में से कौन प्रबोधन काल का दार्शनिक नहीं है? तो हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो मानव शास्त्री और विक्टोरिया युग के राजनीतिक शास्त्र थे। तो डेनिस डिडेरो, रूसो और डेविड ह्यूम जो है वो प्रबोधनकालिक दार्शनिक है। फिर इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच होने वाला अंतहीन संवाद है वो ईएचकार ने कहा है। ये भी रिपीट हो चुका है कई बार। और इतिहास लेखन के समय इतिहासकार की जवाबदेही के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसकी निष्ठा जो है प्रयोजन के प्रति होनी चाहिए जिसकी वह वकालत कर रहा है, ये सही नहीं है। उसकी निष्ठा जो है प्रयोजन के प्रति नहीं बल्कि उसके तर्क के प्रति होना चाहिए और तथ्य के प्रति होना चाहिए, तो बस यही गलत है। और ऐतिहासिक पद्धति एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सूचना के स्रोत की खोज, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, संश्लेषण और व्याख्या शामिल है। क्योंकि ज्ञान के शास्त्र के रूप में इतिहास प्राकृतिक विज्ञानों से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसका कोई सार्वभौम नियम नहीं है। इसमें ये दोनों में संबंध नहीं लग रहा है, तो इसलिए व्याख्या सही नहीं लग रही उसकी, तो सेकेंड आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है बुक्स और ऑथर है, तो देख लेते हैं। तो डेल्टी का जो है वो हेरमेन्यूटिक्स एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री बुक है। एल्टन का है द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। एंकर स्मिथ का है हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन और थॉमस कून का है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। तो जल्दी हम इस ईयर का थर्ड पेपर भी लेकर आएंगे। तब तक थैंक